अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं एक आप सबका मसला लेकर, हम सबका मसला लेकर, इन्फ्लेशन, महंगाई जो इस वक्त ज़ोरों को मतलब ज़ोर पकड़ चुकी है और आसमान को छू रही है। महंगाई, हुकूमत के रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने के जो दावे थे, जो इक़दामात थे, वो हमें सिर्फ हवा में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो हकीकी तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहे। आम बाज़ार हों या सस्ते बाज़ार, सब में महंगाई का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और हर पाकिस्तानी का मसला यही है। वो बाकी जो मुआशी आशारियों की बात की जाती हैं वो समझ ही नहीं आती है। समझ के आती है कि भाई सब्ज़ी कितने की हो गई, ये ज़रूरी जो अशिया थी मेरे खाने के लिए जो मैंने घर लेके जानी थी वो कितनी महंगी होगी। तो इदारा शुमारियात की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। अशिया ज़रूरिया जो कि हम ये कहते हैं कि बेसिक है। आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 26 रुपये महंगा हो गया है। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुल्क भर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियां लेने जाएं, फल खरीदने जाएं एक आम आदमी तो उसको पता चलता है कि 1 केजी पर 10 रुपये 20 रुपये इजाफा हो गया, 30 रुपये इजाफा हो गया। मुर्गी के गोश्त की बात करें तो उसकी भी ऊंची परवाज़ जारी है इस वक्त। हाँ जी, लीमू की बात कर लें, हम रमज़ान में वैसे ही देखते हैं कि लीमू एक तो नायाब हो जाता है, फिर महंगा बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिस रफ्तार से ये महंगा होता जा रहा है कुछ पता नहीं कि इस साल भी ये नायाब हो जाए। कोयटा में आटा और चीनी की जो किल्लत है उसका भी सामना है और लाहौर में जो चीनी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आप हमजा कह रहे थे कि लीमू जो है वो नायाब हो जाता है। नायाब तो हो ही जाता है लेकिन इसके साथ साइज़ भी उसका बहुत छोटा हो गया। लीमू बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में लीमू आ रहे हैं। मतलब आपको अगर चीज़ मिल रही है महंगे दामों तो मिल रही है, साथ ही आपको उसकी क्वालिटी इतनी लो क्वालिटी मिल रही है कि उसमें रस ही नहीं है। लोग परेशान है कि भाई हम पैसे भी भर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमें चीज़ वैसी नहीं मिल रही। बाज़ारों में भी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, वहाँ पर भी अशिया की अदम फराहमी और इंतज़ामात ना होने की शिकायत भी दूर नहीं की जा सकी हैं ताहाल। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर अवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, अवाम क्या कह रहे हैं कि कैसे इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, कितना हमें रिलीफ है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। इक़दामात बहुत अच्छे हैं और रश भी इतना ज़्यादा नहीं है और जो अशिया हैं वो भी वाफर मकदार में मौजूद है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत हर चीज़ रेट के नाल मिल रही है। ओपन मार्केट में तो जो है 85 रुपये और 90 रुपये मिल रही है आम, यहाँ 65 रुपये है। सब्ज़ी है वो भी कम रेट पे ही है। रेट तकरीबन बिल्कुल ठीक चल रहा है। आवाम जो पुरअमन तरीके से सारा कुछ अपना ज़रूरियात की चीज़ यहाँ से ले रही है और आवाम को काफ़ी सहूलत है। नहीं ऐसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ, वही रेट चल रहे हैं चीज़ों के। सेब वही ले लो 100, 150, 200। केले ले लो आपको 200 रुपये भी दर्जन मिल रहे हैं और 100 के भी 150 की चीज़ का फ़र्क मिल रहा है, पर वही कोई फ़र्क नहीं मिल रहा। नहीं यहाँ पे कोई नहीं, भाई इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है उस हिसाब से अपने हिसाब से चल रहे हैं। जो रेट बाजार में वहाँ गली में मिल रहा है वही रेट यहाँ मिल रहा है। 100 रुपये केला वहाँ दे रहा है, 100 रुपये केला ये यहाँ दे रहा है, तो क्या बचत है इसके अंदर? अब बता दो हमें, यहाँ तो आना भी मुझे बेकार हुआ हमारा। मेरे ख्याल में अवेलेबल है ये केला, जैसे बाज़ार में 150 रुपये का मुझे 100 रुपये के हिसाब से मिला तो ये बेहतर है। कीनू भी इसी तरह 200 है, यहाँ 150 है, तो जो मैंने पता किया उसमें तो कम है, बेहतर है। जी जी। पापड़ एक छोटी सी चीज़ है, वहाँ पे 25 रुपये पाव, यहाँ 50 रुपये दे रहे हैं। फिर घर के करीब से ना खरीद ले बंदा, इतनी गर्मी में क्यों आए? बचत बाज़ार नाम का बचत बाज़ार है, लूट रहे हैं। बिल्कुल मौजूद है, कंपैरिजन टू मार्केट और जगह से बेहतर है यहाँ पर। मैं तो लास्ट संडे भी लेके गया था, बल्कि इन्हीं से ले गया था और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बचत होती है यहाँ पे, जो मार्केट रेट्स हैं उससे तो मुनासिब ही होते हैं और यहाँ पे रेट लिखे होते हैं, जो डीसी के रेट्स होते हैं वो लिखे होते हैं, तो हम उसको देख के इसको बाकी चीज़ों को फॉलोअप कर लेते हैं। अच्छा इशाल, मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि जी कि यहाँ पर हालात भी बेहतर हैं, सूरत हाल भी बेहतर है और यहाँ पर उतना रश भी हमें नजर नहीं आ रहा। जिसकी जेब में पैसे हैं उसको ये बात बेहतर लग रही है कि चले वहाँ से 10 रुपये सस्ती मिल रही है, लेकिन जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसे वो 100 रुपये का दर्जन केला खरीदना भी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इस वक्त हमारी मैशत, जो हमारे अवाम है उनकी तनख्वाहें तो वहीं की वहीं है लेकिन चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जिसकी जेब में इस वक्त पैसा था उसकी राय कुछ और थी, जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है उसकी राय कुछ और है। चलें इसी तमाम तर सूरत हाल पर के जो मिला जुला रद्द अमल आ रहा है, माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं और इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है जिसमें 16 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं ये मामला क्या है। और आवाम जो है वो कभी गलत नहीं होते हैं। जो आवाम ये बात कर रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है, हमें उसको भी सीरियस लेना है। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर एक तो मिला जुला रद्द अमल है आवाम का, जो उन्हीं बचत बाज़ारों में, उन्हीं रमज़ान बाज़ारों में जा रहे हैं, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से, कुछ लोग के जी कि ये इससे भी ज़्यादा आसानी होनी चाहिए, फिर ऐसी बातें सामने आती हैं। दूसरा, आप क्या समझ रहे हैं महंगाई का रमज़ान में भी बढ़ते जाना, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी सामने आई है, क्या देख रहे हैं आगे?
देखिए, बात ये है कि अभी रमज़ान का पहला हफ्ता है और तारीख़ी तौर पे अगर आप जाएं तो रमज़ान हमेशा से जो है, रमज़ान का पहला हफ्ता जो है कीमतों में आसमानों पे जो है जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है ये हमारे सोसाइटी में है, कल्चर में है, और एक जिसे कहते हैं कि कुछ आम आदमी का भी कसूर है। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जो हमें सब्र की तलकीन करता है, लेकिन हर आदमी कोशिश करता है कि पूरा राशन बना के ले आए। और जो है, अब कराची की मैं बात बताऊंगा, मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं पता जी। कराची में रमज़ान शुरू होने से एक हफ्ते पहले से बाज़ारों में अफरा तफरी फैल जाती है। हाँ जी। और ये खाने की अशियाओं में ये वो, और फिर कराची जो है पूरे पाकिस्तान की होलसेल मार्केट कराची में है, तो यहाँ पे फिर वो वैसा ही हाइप जो है मार्केट में दुकानदार क्रिएट करते हैं कि जी माल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर कराची, मुझे नहीं पता बाकी पाकिस्तान का, लेकिन कराची में जो है रमज़ान में ज़कात खैरात बहुत होती है। कराची में स्ट्रीट्स में जो है अफ्तारियाँ कराई जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ होती हैं यहाँ पे, जो मैंने लाहौर और इस्लामाबाद में देखा। तो यहाँ पे जब एकदम जो है मार्केटों पर लोड पड़ता है तो प्राइसेस कराची में बढ़ जाती हैं। लेकिन हमेशा हिस्टोरिकली हमने देखा है कि सेकंड वीक ऑफ रमज़ान से जो है फिर प्राइसेस कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, और फिर हम ईद से 2-4 दिन पहले ये माहौल वापस से देखते हैं। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, ये तो हमें पहले से ही पता होता है कि माह रमज़ान में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ें जो है हमें ज़्यादा ख़रीदी जाएंगी। जैसे कि आपने खुद कहा कि ये तो हर रमज़ान में होता है, अफ्तारियाँ लोग करवाते हैं, जो अखराजात हैं वो हर घर के बढ़ जाते हैं, चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले से इसके इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते कि हम रमज़ान मुबारक में एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें इन कीमतों को? देखें, इंतज़ाम की बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक दुकान है जिसमें 4 आदमी खड़े हो सकते हैं। अगर उस दुकान में 7 आदमी एकदम आके खड़े हो जाएं, 4 अंदर और 3 बाहर, तो दुकानदार वैसे ही पागल हो जाता है कि ओह बहुत रश है, तो आज जो है कीमतें अपनी मनमानी मांग। जब रश पड़ता है तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी हम फारिग हो जाएं। इसी तरह आप देखें यहाँ पे जो हमारे जो है कराची में बंस रोड वगैरह, जहाँ पे फ्रूट और ये चाट और पकौड़े मिलते हैं, पहले रमज़ान में 5 बजे से गाड़ियों की ऐसी अफरा तफरी, ऐसा रौनक, ऐसा शोर गुल कि वो बेचने वाला भी कहता है कि आज तो भाई बहुत लोग आए हुए, तो टिका के लगाओ यहाँ पे। तो बेसिकली ये हमारा कल्चर का भी इशू है, हुकूमत से ज़्यादा कल्चर का भी इशू है। लोग जज्बाती हो जाते हैं, लोग जो है ना एक तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश करते हैं पूरे महीने का सामान, कि जी वो एक घर की औरतें अलग पैनिक मचाती हैं कि रमज़ान है, हम बाज़ार नहीं निकल सकती, तो हमें पहले से ही जो है चीज़ें लेनी है, ये भरना है, वो भरना है। तो अगर एक चीज़ 30 दिन में खानी है, लेकिन आप 30 दिन पहले 2 दिनों में सब खरीदने जाओगे तो वहाँ पे शॉर्टेज तेज़ी तो होगी। बहरहाल दूसरा ये जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल प्राइस लेवल हाई है, और उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये पाकिस्तान में फिनोमेना नहीं है। ग्लोबली चीनी की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आटे की, गंदम की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सोयाबीन ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये जो हम पाम ऑयल मंगा रहे हैं ये बहुत ग्लोबली महंगा हुआ है। सप्लाई डिसरप्शन है, और तमाम हुकूमतें जो हैं दुनिया में, अब देखें इंडिया में कल 2,75,000 एक दिन में कोरोना वायरस। हाँ जी। अच्छा, अब जब ये होता है तो वहाँ पाबंदियाँ लगती हैं, लॉक लगते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक कोशिश करते हैं कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान रखें कि लॉकडाउन बढ़ जाए, हमें मिले ना मिले। तो इस वक्त एक ये ग्लोबल क्राइसिस भी है। ठीक है। रहा सवाल हमारे क्राइसिस तो हमारे अपने पैदा किए हुए होते हैं, एकदम हमारी फसल हमें पता लगती है ख़राब हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह अभी देखें एक बहुत अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी जो है गंदम की फसल आ रही है, और 29 में। लेकिन आप साथ साथ कहा कि आटा पिछले, बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब जी, ठीक है। जब भी अब वो जो 20 रुपये जी मुज़म्मिल असलम साहब, जब भी टीम तब्दील करते हैं वज़ीर आज़म साहब, तो एक उम्मीद जो है ना वो बन जाती है। जब भी वज़ीर ख़जाना तब्दील होता है तो आवाम समझते हैं कि अब महंगाई कंट्रोल होगी, अब जो है मईशत बेहतर होती जाएगी, और इस हुकूमत ने तो 4 दफ़ा ये उम्मीद दिला दी है। वज़ीर ख़जाना, नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को आप कैसे देख रहे हैं? अब उन्होंने कहा कि एक ही हल है, एक ही बुनियादी हल है कि GDP ग्रोथ जो है वो 6 से 7% पर ले जाएँ हम। यही मुआशी मसाइल का, तमाम मुआशी मसाइल का हल है। क्या ये बात अब्दुल हफीज़ शेख साहब को नहीं पता थी? क्या ये इतना आसान होगा लेकर जाना?
देखें, ये जो आप शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं, उस मीटिंग का मैं भी हिस्सा था। अच्छा। और इस्लामाबाद में हुई थी ये जुमेरात वाले दिन जी। और जी और शौकत तरीन साहब का को लाने से पहले ये मीटिंग कराई गई थी और कहा गया था कि आप बताएं कि आप आएंगे तो क्या मुख्तलिफ करेंगे दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना से। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है रोज़गार में है और रोज़गार जो है शरह नमू GDP से बढ़ेगा और उसके लिए जो है रोज़गार पैदा करने के मौके दिए जाए और माहौल को जो है आसान से आसान तक किया जाएगा और पैदावार मुल्क की बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी की और लोगों को पता भी लगना चाहिए कि हफीज को ये बात एक रोल होता है। जैसे क्रिकेट में जो है एक हार्ड अटैक को विकेट सेव करनी होती है। जब असद उमर वो वजीर खजाना बनाया था तो उस वक्त तरकीब ये थी कि मुल्क दिवालिया से बच जाए, बैंक डिफॉल्ट से बैंक करप्सी से बच जाए। तो असद उमर ने पॉलिसीज उस तरीके से खेली। फिर उसके बाद हफीज शेख को लाया गया कि जब इनको लाया गया तो स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएं चीज़ों को और उसमें जो है मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, करेंसी स्टेबल हो, बाकी चीज़ें हों, शरह सूद जो बढ़ा के कम करना है वो हो। तो वो स्टेबलाइजेशन का एक प्रोसीजर था। अब वज़ीर आज़म समझते हैं कि भाई हमने स्टेबलाइजेशन काफ़ी कर ली, डॉलर काफ़ी जमा कर लिए और हमारे माशी हालात जो है इस काबिल हो गए कि हम खर्चा कर सकें। उसके लिए उन्होंने शौकत तरीन का इंतखाब किया कि वो आके जो है इन वसाइल का इस तरह इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब, आप उस मीटिंग में मौजूद थे, इसीलिए हम फ़ायदा भी उठाते हैं आपकी मौजूदगी से। हमें ये भी बता दें कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस बारे में भी सवाल हुआ, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा गवर्नर स्टेट बैंक की भी तारीफ़ की गई। नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि गवर्नर स्टेट बैंक की तारीफ नहीं की गई, वो किया था और वो उस इंटरव्यू से लिंक करके किया कि जी आप वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं, ये हुकूमत ने कोशिश की है कि इदारों को जो है खुद मुख्तार किया जाए और वो अपने फैसले जो है हालात बहैसियत अच्छी नहीं है कि आपने कहा कि मैं शरह सूद कम कर दूंगा। ये तो स्टेट बैंक गवर्नर का काम है, तो आपने क्यों कहा ऐसा? उन्होंने कहा जी मेरी ये बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह दिया गया है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जी पहले जब 13% हुआ था वो गलत था, अभी का जो शरह सूद है वो सही है। अच्छा। तो और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं और ये वो। और दूसरी बात उन्होंने इमरान खान साहब ने बोली थी उनके इंटरव्यू से लेकर के जी जब ये शौकत तरीन गए थे तो वो इंडिपेंडेंट हैसियत में गए थे, वो उस वक्त वज़ीर ख़जाना के उम्मीदवार नहीं थे। तो वो उन्होंने जो समझा होगा वो बेहतर है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने उसकी भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जी मैंने पिछली हुकूमत का नहीं बोला था, मैंने बोला था कि पिछले ये 10-12 सालों से जितनी भी हुकूमतें थी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी और उन्होंने बात को घुमा दिया। लेकिन मैंने वो खुद उनका इंटरव्यू सुना था, उन्होंने पिछली PTI के 2.5 साल को निशाना बनाया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो 2.5 साल नहीं, मैंने 10-12 साल को बनाया था और मेरे इंटरव्यू को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो किया। चलें देखते हैं मईशत कितनी बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब, आप मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और इंशाअल्लाह हम सब तो यही चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो, हाँ कोई भी वज़ीर ख़जाना क्यों ना हो। बिल्कुल हमारी तरफ से जितने भी वज़ीर ख़जाना चेंज किए जाएँ, हुकूमत जो है वो जितने मर्जी तब्दीलियाँ लेकर आए, लेकिन अवाम का यहाँ पर जो मौक़िफ़ है या अवाम जो इस वक्त चाहती है, डिमांड है जो अवाम की, वो यही है कि महंगाई किसी भी तरह से करके नीचे आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एक और वफाकी हुकूमत का अच्छा मनसूबा है, पायलट प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए एक और अच्छा कदम जो है वो उठाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G11 मरकज़ में एहसास प्रोग्राम के तहत 30 जदीद ठेले लगाए गए हैं। जी हाँ, जिन पर ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया फ़रोख्त कर सकती हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोग्राम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ताउन से शुरू किया गया है। इस इक़दाम से छोटे रोज़गार से वाबस्ता अफराद को खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। हाँ, वो इज़्ज़त से अपना काम कर सकेंगे, इशाल रोज़गार कमा सकेंगे, अहले खाना के लिए रोज़ी रोटी कमाएंगे, जबकि इन ठेलों से आवाम को भी मयारी अशिया जो हैं सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। तो एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट है। क्यों शुरू किया गया है, मकसद क्या है इसके पीछे, आगे फ्यूचर में इसको किस तरीके से जो है बाकी सूबों में क्या फैलाया जाएगा, बात करेंगे। फोकल पर्सन वेंडर इनिशिएटिव एहसास प्रोग्राम ज़िया बांडे साहब हमारे साथ मौजूद है। बांडे साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा कि एहसास प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद के जो सेक्टर 11 में जदीद ठेले लगाने का मंसूबा है, ये क्या है, पायलट प्रोजेक्ट है, कितनी देर इसको देखा जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इससे? ओके जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बारे में हम आपको बता दें कि
पाइड यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसका आपने जिक्र किया है, आई एम अ सीनियर फेलो ओवर देयर, और हम वहाँ तकरीबन पिछले 2 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च इस तरह कर रहे थे कि हम ये देख रहे थे कि सबसे नीचे एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकती है। तो सबसे नीचे किसी भी मुल्क के अंदर वो हो सकती है स्ट्रीट वेंडिंग। तो हमने इसको ज़रा देखना शुरू करा कि स्ट्रीट वेंडिंग के डायनामिक्स क्या है और इसका बेनिफिट इकोनॉमी को क्या है। ठीक है। तो एक तो हमें ये नज़र आया कि जी कि इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इससे आम आवाम को जो है वो सस्ती और मियारी चीज़ें मिल सकती हैं। फूड सिक्योरिटी का इशू भी इसके अंदर काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। और इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं कि एक पूरा सप्लाई चेन चल रहा है जी, छोटे मैन्युफैक्चरर्स का, जिनके कपड़े, जिनके जूते और इवन मंडी के जो सामान है वो भी इसमें बिक रहा है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर मसाइल क्या है, मतलब व्हाट इज़ द इशू। तो सबसे बड़ा इशू जो हमें नज़र आया वो नज़र आया इसके अंदर लीगल का। अफसोस की बात यह है कि इनको कभी एज अ इकोनॉमिक एक्टर लिया ही नहीं जाता, इनको न्यूसेंस लिया जाता है माशरे के लिए। मैं बात करता हूँ न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर जहाँ पर कैपिटा इनकम $65,000 है, वहाँ तकरीबन 20,000 लोग वेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसकी $1,500 से कम है, यहाँ कैसे मुमकिन है कि यहाँ गरीब आदमी वेंट नहीं करेगा। सिर्फ हम इस्लामाबाद के अंदर लें तो इस्लामाबाद की आबादी है तकरीबन 20 लाख। तो हम अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं, जो इंटरनेशनल कुछ प्रॉक्सीज हैं, हमने 1% लिया, तो कम से कम 20,000 बंदे वेंट कर रहे हैं। लेकिन कोई सर्वे नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं कितने लोग कर रहे हैं। आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर की मैं 1.5 करोड़ आबादी लेता हूँ, 1% लगाएं तो तकरीबन 1.5 लाख आदमी वेंट कर रहा है। किसी को पता है वो क्या कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस तरह चीजें कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं बस इनको उठा के बाहर कर दें, इनका क्या कंट्रीब्यूशन, नोबडी इज लुकिंग एट इट। हमने ये सारी चीजें मतलब है कि वर्कआउट करी, रिसर्च करी, और हम डॉक्टर सानिया निश्तर के पास लेकर गए। शी वॉज काइंडली, उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये काम होना चाहिए, ये पाकिस्तान में बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है जो हम सबके सामने नजर आ रहा होता है। हमारे सामने इनको उठा के बल्दिया वाले लेके जा रहे होते हैं। इन गरीबों को लाखों के कर्जई हो गए हैं ये लोग, लेकिन किसी आदमी ने कभी सोचा है कि भाई इन लोगों को हम सिस्टम का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। दुकानदार इनसे भत्ता वसूल करते हैं, पुलिस वाले इनसे पैसे लेते हैं, नोबडी केयर्स अबाउट देम। किस किस्म की फैमिलीज हैं, कितने लोग कर रहे हैं। हमने जी स्टार्ट किया है डेटा के साथ, क्योंकि हम रिसर्चर हैं। तो हमने पहले इस्लामाबाद के 3 इलाकों के सर्वे किए कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्या उनके बैकग्राउंड। उसके बाद हमने फिर G11 मरकज़ है, इस्लामाबाद का एक इलाका है, वहाँ हमने सर्वे किया और वहाँ तकरीबन उस बड़ी मार्केट के अंदर 85 स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे हैं। हमने फिर उन लोगों के अंदर से पायलट प्रोजेक्ट के लिए पहले 25 लोगों को सिलेक्ट किया। उनके लिए फिर हमने कंसल्टेशन सेशंस किए हैं। नहीं, सिलेक्शन सर किस बुनियाद पे की गई ये भी बता दीजिएगा। ऐसे ही बस उनमें से 25 कोई भी ले लिए? नहीं जी, हमने 25 इस तरह लिए हैं कि पहले आप ये देखें कि आपने उनको कैटेगराइज करना है। 2 हिस्सों में कैटेगराइज होते हैं, एक जनरल मर्चेंडाइज और एक फूड वेंडिंग कर रहे हैं। फूड वेंडिंग में भी 2 किस्म की वेंडिंग है, हॉट वेंडिंग है और कोल्ड वेंडिंग है। हमने उनके कोटास बनाए उसके हिसाब से, क्योंकि हमने एक बैलेंस रखना था। और जो सबसे पुराने वेंडर, क्योंकि जो सर्वे किया था, जो उन्होंने हमें डेटा खुद बताया है, उसी डेटा पे जो 25 सबसे पुराने और इन कैटेगरीज में डिवाइड करके हमने एक 25 लोगों का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके लिए हमने डिज़ाइन भी आप देखें तो हमने डिज़ाइन भी वही किया जो मॉड्यूलर और इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली से मुराद है कि आप देखें सोलर पैनल वगैरह लगे हुए हैं, उनका फाइबर का वो है और लोहे का जो है वो अंदर का स्ट्रक्चर है जो कि ड्यूरेबल है। ठीक है जी। अब ये 25 आदमी वहां आके बैठ गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, 15-15 साल से वेंट कर रहे थे। हर महीने कम से कम एक दफा इनका सामान बल्दिया वाले उठा के ले जाते थे। ये बेचारे नुकसान में, आज वो इज्जत के साथ उधर बैठे हैं, उनको लाइसेंस दिया गया है, खूबसूरत रेडियां हैं उनकी। आज इस वक्त भी आप जाके वहाँ देखें तो जो ये भी बताएगा क्योंकि हम ये देखते हैं कि आम सड़कों पर भी जो रेडी बान होते हैं वो वहाँ पर रेडियाँ लगाकर बैठ जाते हैं मार्केट्स के अलावा। तो क्या इसके ऊपर भी देखा जाएगा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि कहीं इस्लामाबाद की सड़कों पर आम हमें ये नजर ना आए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक स्पेसेस में होंगे, ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ फुटफॉल होता है। आपको इनका डायनेमिक्स भी समझने की जरूरत है। आदमी कहीं जाके रेडी इस तरह नहीं लगाता। ठीक है जी। हमने ये करना है कि हमने मार्क करनी है। अब जैसे इवन हम इधर भी मार्क कर रहे हैं तो पाथवेज हैं जिनके ऊपर ये खड़े होंगे। ये कहीं जाके कोने में या खुदरे में नहीं खड़े होंगे जहाँ कोई बंदा आएगा नहीं। आपने सिर्फ ये करना है कि उसमें आपने पेडेस्ट्रियन का भी एक रास्ता रखना है
उसमें आपने ट्रैफिक का भी फ्लो रखना है और उसके अंदर आपको इसको प्लेस करना है। देखिए जो रेडी हमारे पास है ये 6x3 की रेडी है, यानी 6 फुट लंबाई और 3 ठीक है, मुकम्मल तौर पर इस पायलट प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है। ज़िया पांडे साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह का आप हिस्सा बने और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुर्ख फीते की नज़र नहीं हो जाएगा ये मनसूबा भी। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।